गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। अभी तक हमने किया है कि जो इसमें हमारे खुशवंत सिंह जी हैं वो अपनी दादी जी के बारे में बताते हैं कि किस तरह से उनकी दादी एक बूढ़ी औरत हैं और वो आज से 20 साल पहले जैसे 100 साल की दिखाई देती थी, आज भी बिल्कुल वैसे ही दिखाई देती हैं। उन्हीं के बारे में वो बताता है। इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, कि शाम को उनमें एक थोड़ा सा बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना बंद कर दी थी, नहीं की थी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने जो पड़ोस की औरतें हैं उनको इकट्ठा कर लिया था और एक पुरानी सी ढोलक लेकर गाना शुरू कर दिया था। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प द singing skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors, कि कई घंटों तक वो अपनी उस पुरानी ढोलक को ढीली पड़ी खाल की थपकी देती रही और योद्धाओं के वापस घर लौटने वाले गीत गाती रही। योद्धा समझते हो, जैसे जो लोग लड़ाई करने के लिए जाते हैं और उनको वापस बुलाने के लिए जो घर की औरतें गीत गाती हैं, उस तरह के उन्होंने गीत गाने शुरू कर दिए। इसके बाद है द वाइल हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर ट्रेनिंग, कि उनको हमें उसे ज़रूरत से ज़्यादा परिश्रम ना करने को टालने के लिए रोकने को आग्रह करना पड़ा था कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। हमें उन्हें रोकना पड़ा था कि आप इतना मेहनत मत कीजिए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नो हर दैट शी डिड नॉट प्रे। वो सबसे पहला दिन था जब मैंने उन्हें देखा था कि उन्होंने उस दिन कोई भी प्रेयर नहीं की। मतलब कि इस पैराग्राफ में जो कवि बता रहा है वो ये बता रहा है कि किस तरह से जो उनकी दादी है उनको ये फील होने लग गया था कि अब वो और ज़्यादा नहीं रह पाएंगी उनके साथ, इसलिए उन्होंने जो वहाँ पड़ोस की औरतें थीं उनको इकट्ठा कर लिया था और उसके बाद उन्होंने एक पुरानी पड़ी ढोलक को उठाकर एक थपकी देनी स्टार्ट कर दी थी, जो काफ़ी देर तक थपकी देने के बाद उनसे कंट्रोल में हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे गीत गाने शुरू कर दिए थे जो कि योद्धाओं को वापस बुलाने के लिए गाए जाते हैं। वो सिर्फ एक अकेला ऐसा दिन था जिस दिन उनकी दादी ने कोई भी प्रेयर नहीं की थी। इसके बाद द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई थी। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट आई वुड गो। डॉक्टर ने हमें बता दिया था कि ये उतर जाएगा। और बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन जो मेरी दादी थी उनकी सोच थोड़ी अलग थी। मतलब कि उनकी दादी जो थी वो समझ चुकी थी कि अब वो बीमार नहीं, अब वो बिल्कुल दुनिया से जाने वाली है। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने बता दिया था कि अब उनका अंत नज़दीक आ चुका है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। मतलब उन्हें लगने लगा था क्योंकि उसके जीवन का जो एक पहलू था, पहला पार्ट था, वो बंद होने के कुछ घंटे पहले ही उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो उस समय उनके साथ ज़्यादा बातें करने में अपने टाइम को व्यर्थ नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपना प्रेयर करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उनको ये लगने लगा था कि अब जो है उनका अंत नज़दीक आने वाला है। आप लोगों ने क्या देखा बेटा? इस पैराग्राफ में आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो लेखक है वो अपनी दादी को इस बारे में बता रहा है कि उन्होंने एक दिन ऐसा किया है कि उन्होंने प्रेयर करना बंद कर दिया था, अपने पड़ोस की लेडीज़ को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था। उन लेडीज़ ने क्या किया था, घर पे आके ऐसे गीत गाने शुरू कर दिए थे जो कि वहाँ पर योद्धाओं को वापस बुलाने के लिए गाए जाते थे। इस तरह से उन्होंने अपना जो है टाइम पास करना शुरू कर दिया था। एक दिन फिर अचानक से उनकी जो दादी है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। उन्हें ये लगने लगा था कि अब उनका अंत जो है वो नज़दीक आ चुका है। इसके बाद इसमें बताता है कि वो बीमार हो गई थी, उन्होंने डॉक्टर को भी बुला लिया था। डॉक्टर ने क्या कहा कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो उनकी दादी सोच रही थी वो ये सोच रही थी कि अब उनका अंत नज़दीक आ चुका है, अब वो ज़्यादा और टाइम अपना व्यर्थ नहीं करना चाहती थी। ठीक है, इसके बाद है वी प्रोटेस्टेड। मतलब कि
हमने इसका विरोध किया, प्रोटेस्ट यानी कि विरोध किया कि जो उनकी दादी कह रही है कि अब वो ज़्यादा नहीं जी पाएंगी, इसका इन्होंने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, उन्होंने अपनी शांति से बिस्तर पर लेट कर प्रार्थना करती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, मतलब कि इससे पहले कि हम संदेह भी कर सकते। हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल्स फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, दैट मीन्स कि उनका देहांत हो चुका था, उनके होंठ जो थे वो हिलने बंद हो गए थे और माला उसके निर्जीव उंगलियों से गिर पड़ी थी। जैसे कि एक इंसान निर्जीव मुद्रा में आ जाता है तो उसके जो शरीर के पार्ट्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, एक उनके चेहरे पर पीलापन फैल गया था और हम जान गए थे कि वो अब मर गई हैं। We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with the red shroud. रिवाज के अनुसार हमने उन्हें बिस्तर से उठाकर फर्श पर लेटा दिया और एक लाल कफन में ढक दिया। एक लाल कफन होता है ना, श्राउड यानी कि कफन। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, कि कुछ घंटे उनके साथ रहने के बाद हमने उनको छोड़ दिया था अकेले, क्योंकि हमें अरेंजमेंट करनी थी उनके अंतिम संस्कार के लिए। फ्यूनरल यानी कि अंतिम संस्कार। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद द क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। इसके बाद है शाम को हम दाह संस्कार के लिए एक अर्थी लेकर उनके कमरे में गए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, मतलब कि सूर्य छिप रहा था और उनके कमरे और बरामदे में सुनहरी रोशनी की चमक फैली हुई थी। लाइक जब सनसेट होता है तो एक येलोइश रोशनी आती है उसमें से, वो उस टाइम पर उनके रूम में फैली हुई थी। वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, मतलब कि उन्होंने क्या किया, आंगन में बीच में ही वो थोड़ा सा रुक गए थे। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर all over the veranda and in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. इसमें ये क्या बता रहा है कि उनके कमरे और बरामदे में सुनहरी रोशनी की चमक तो थी ही, आंगन में वो रुक भी गए थे और सारे बरामदे में और उनके कमरे में ठीक वहाँ तक जहाँ वो लेटी हुई थी, मृत लेटी हुई थी, एक सख्त लाल कफन में वो लिपटी पड़ी थी। सैकड़ों चिड़ियाँ फर्श पर बिखरी हुई बैठी थी, जैसे कि वो उनके लिए ही आई हों। इसके बाद है देयर वॉज नो चर्पिंग, वो बिल्कुल भी चहचहा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड्स फॉर देम, हमने उनसे क्षमा मांगी, उन बर्ड्स से, उन चिड़ियाओं से हमने माफ़ी मांगी, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चहचा रही थी, जैसे वो दुखी हैं, और मेरी माँ ने उनके लिए थोड़ी सी रोटी लेकर आई। नेक्स्ट बट उन्होंने क्या किया, वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली, मतलब कि जैसे ही उनके सामने छोटे छोटे टुकड़े मेरी माँ ने डाले तो वो एकदम से उड़ गई, उन्होंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगले दिन जो कूड़ेदान वाला था यानी कि जो स्वीपर था उसने उनको इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिया। बेसिकली इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या पढ़ा है, इसमें यही पढ़ा है हमने कि जो लेखक है वो अपनी दादी के बारे में बताता है। वो ये बताता है कि किस तरह से उसकी दादी एक बूढ़ी औरत थी, किस तरह से वो उनके साथ स्कूल में रहती थी, स्कूल में जाती थी, उसको छोड़ के आती थी। कुछ टाइम के बाद उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, जब उसके मम्मी पापा सेटल अप हो गए थे तो उन्होंने भी उसको अपना वहाँ पर था। फिर उसके बाद क्या है, जब वो स्कूल से जाने का जो उसका टाइम था, जब उसकी दादी उसके साथ जाती थी लेखक के साथ, वो टाइम उनका जो है वो ख़त्म होने लग गया था, क्योंकि उसने वहाँ जो सिटी में उसने इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो एडमिशन ले लिया था वहाँ पर उसको बेसिकली एक बस लेने के लिए आती थी। वो बस क्या करती थी,
वहाँ से उसको स्टॉप से लेती थी और वहीं पर उसको ड्रॉप करती थी, तो उसकी दादी का जो साथ था वो लगभग छूट गया था। इसके बाद क्या है कि जो वो स्कूल में जाता था तो उसकी दादी उससे स्कूल से आने के बाद ये पूछती थी कि तुमने स्कूल में क्या किया है, तुम क्या पढ़ के आई हो। वो बताता था कि मैंने स्कूल में आज साइंस के कुछ लॉज किए हैं, मैथ्स के कुछ प्रिंसिपल्स किए हैं, जो उसके लिए, उसकी दादी के लिए बिल्कुल ही व्यर्थ थे। उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आते थे कि वो क्या बताना चाहता है, क्या कह रहा है, क्योंकि सिवाय धर्म ग्रंथ के और प्रेयर्स के उनकी दादी को कुछ भी नहीं आता था। फिर उसके बाद वो कुछ म्यूज़िकल उसमें जाने लगा, उसके स्कूल में म्यूज़िक के लेक्चर्स दिए जाने लगे। वो सब लेक्चर्स उसकी दादी के लिए जैसे कि एक बिल्कुल व्यर्थ थे, वेस्ट थे, क्योंकि वो सिर्फ म्यूज़िक को एक भिखारियों का गाना समझती थी कि जो भिखारी लोग अपने ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए गा के कमाते हैं, वो सिर्फ उनका काम है। हमारे बच्चों के लिए या हमारे लिए म्यूज़िक बना ही नहीं है। इसके बाद वो और भी अकेली हो गई, जो वो हॉस्टल में पढ़ने के लिए चला गया। उनका जो सेपरेट रूम था वो भी एक डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि वो अकेले ही रहना लगी थी। उसके बाद कुछ 5 सालों के लिए अब्रॉड चला गया था पढ़ने के लिए। फिर भी उसकी दादी ने कोई शिकन नहीं दिखाई दी अपने माथे पे कि उसको कोई चिंता है या दुख है कि उनका जो बेटा है वो उनसे दूर जा रहा है। उसके बाद जब वो वहाँ से लौट के आया तो उसको अपनी दादी बिल्कुल वैसी ही मिली जैसे कि वो छोड़ के गया था, और उसकी दादी ने उसको गले से लगाकर एक खूब सारा उसको प्यार दिया। फिर उसके बाद उसको एक दिन अचानक से ये फील हुआ उसकी दादी को कि अब उसका जो एंड है, दी एंड है, वो होने वाला है। उनका जो है अंतिम संस्कार अब नज़दीक आ गया है। उनका लास्ट जो चैप्टर है लाइफ का वो ख़त्म होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, उस दिन प्रेयर करना बंद कर दिया और अपने जो आस पड़ोस के नेबरहुड थे उन सबको इकट्ठा करके वो ढोलक पर कुछ गुनगुनाने लगी। फिर उसी दिन रात को वो बीमार हो गई थी। बीमार होने के बाद उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने क्या कहा आने के बाद कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, बट उनको जो लग रहा था, दादी जो थी वो बिल्कुल अलग सोच रही थी। उनको ये लग रहा था कि डॉक्टर बेशक बोलता रहे लेकिन अब मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी, मेरा दी एंड आ गया है। फिर उस दिन एकदम से अचानक से उनको ऐसा हुआ कि वो माला फेर रही थी, उनके हाथ जो निर्जीव हो गए, उनके जो लिप्स थे वो प्रेयर करते करते एकदम से रुक गए। उनके जो लिप्स थे उन्होंने मूवमेंट करना बंद कर दिया था। तब वो समझ गए थे कि दादी हमारी जो है चली गई है। फिर क्या हुआ, उनके जाने के बाद, दादी जी के जाने के बाद, जब उन्होंने वहाँ पर बाकी की जो काम करती थी, लाइक स्पैरोज़ हैं, उनको वो दाना डालती थी। जब उनकी डेड बॉडी के पास वो स्पैरोज़ आई हैं और उनके सामने उसकी मम्मा ने जब दाने डाले हैं या रोटी के कुछ टुकड़े डाले हैं, तो स्पैरोज़ ने भी उनको बिल्कुल भी मुँह नहीं लगाया, क्योंकि उनको वो दुख था कि जो दादी थी वो चली गई है इस दुनिया को छोड़ के। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में यही पढ़ा है कि जो एक लेखक है वो अपनी ग्रैंड माँ को किस तरह से एक्सप्लेन करता है, किस तरह से उनकी लाइफ लॉन्ग जो उन्होंने किया है उसके लिए, किस तरह से वो उसकी केयर करती थी, उनके साथ रहती थी और उनके साथ हर तरह का टाइम पास करती थी। चाहे उसको स्कूल में छोड़ के आना है, चाहे डॉग्स को खाना खिलाना है, या सिटी में आके उसके साथ एक रूम को शेयर करना है, और उसके जाने के बाद लेखक को कैसा फील होता है, इस चैप्टर में सिर्फ इसी चीज़ को दिखाया गया है। इसके बाद इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, वो मैं आपको बताऊँ। इसमें जो मेन वर्ड मीनिंग्स हैं, लाइक पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र, कोई भी फ़ोटो जिसे हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। इसके बाद है रिंकल्ड। रिंकल्ड मीन्स झुर्रियों वाला। प्रेटी यानी कि मोहक, यानी कि सुंदर। मेंटल पीस। मेंटल पीस यानी कि कार्निश। कार्निश क्या होती है, यानी कि एक लालटेन जो होती है, अंगीठी जिसे हम बोलते हैं, जो रूम के अंदर अंगीठी बनी होती है। सॉर्ट ऑफ, इस प्रकार का। बेस्ट पार्ट, अधिकतर भाग। रिवोल्टिंग, घृणाप्रद, यानी कि जिससे नफरत की जाती है। एब्सर्ड, दैट मीन्स बेतुका, जिसका कोई मतलब नहीं होता। अनडिग्निफाइड, अशोभनीय, जो शोभा नहीं देता। स्टूप, कूप। टेरिबली, अत्यधिक। सर्टेन, पक्का विश्वास। बैलेंस, दैट मीन्स संतुलन। कॉन्स्टेंटली, लगातार। इनऑडिबल, सुनाई ना देने वाला। कंटेंटमेंट, संतोष। होबल्ड्स, लंगड़ा कर चलती थी, यानी कि जो उसकी दादी थी ना, होबल्ड यानी कि वो लंगड़ा कर चलती थी। टेलिंग द बीड्स, मनके को फेरते रहना। लॉक्स, लटे, यानी कि केश या बाल। पेल, पीला। सेरेनिटी, दैट इज़ शांति। ब्रीदिंग, बाहर निकाले हुए या फैलाते हुए। प्लास्टर्ड, यानी कि लेप किया हुआ।
अटैच जुड़ा हुआ, स्टेल बासी यानी कि जो बासी रोटी की बात हुई थी इसमें स्टेल, अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला, रोल्ड बाय बीतते हुए, ल्यूड, ल्यूड का क्या मतलब होता है, अश्लीलता, अशोभनीय, मोनोपोली दैट इज़ एकाधिकार, स्पिनिंग व्हील दैट इज़ चरखा, फ्राइवुलस हंसी हंसी में, थंप यानी कि थाप दी, सैगिंग ढीला ढलकते हुए, डायलैपिडेटेड जर्जर, परसुएड यानी कि मनाना, हार्लॉट्स यानी कि वैश्याएँ, वेरिटेबल दैट इज़ वास्तव में, चेरिश्ड यानी कि मूल्यवान समझकर मन में रखना, ओवर स्ट्रेनिंग अधिक परिश्रम करना, स्कैटर्ड बिखरी हुई, एंड कॉप्स यानी कि मृत शरीर यानी कि डेड बॉडी। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हैं हमारे पास, जैसे कि द 3 पैरास ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड, कि लेखक के द्वारा विदेश अध्ययन के लिए अपने देश को छोड़ने से पूर्व उसके अपनी दादी के संबंधों में 3 चरणों का वर्णन कीजिए। यानी कि वो 3 फेजेस कौन से आए थे उनके लाइफ में जो कि उसकी दादी के और उसके बीच के रहे हैं। इसमें फर्स्ट फेज़ था ऑफ देयर रिलेशनशिप इज़ इन द विलेज, जब वो गांव में रहते थे, वो उसको सुबह उठाती थी, उनको तैयार करती थी और उनको ब्रेकफास्ट देती थी। सेकंड फेज़ क्या था उनके रिलेशनशिप का, जब वो ऑथर के साथ उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल को जो ऑथर ने जो है शहर में जाकर ज्वाइन कर लिया था। अब जो है ऑथर वो अपना एक मोटर बस के द्वारा स्कूल जाता था। और फिर थर्ड फेज़ क्या आया था कि उसने म्यूज़िक सीखना स्टार्ट कर दिया था। नाउ शी रेयरली टॉक्स टू ऑथर, अब वो जो दादी थी वो उससे बहुत कम बात करती थी। तो ये 3 फेजेस आए थे। फर्स्ट में तो जब वो विलेज में रहती थी और उनका सारा काम करती थी। सेकंड फेज़ में जब वो एक मोटर बस से स्कूल जाने लग गया था। और थर्ड फेज़ में क्या आता है कि जब वो ऑथर जो है अपनी दादी से बहुत कम बातचीत करने लग गया था। इसके बाद 3 रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। वो 3 कारण कौन से हैं जब दादी परेशान थी जब उसने शहर के स्कूल में जाना शुरू कर दिया था। इसमें फर्स्ट था कि जब वो मतलब उसकी हेल्प नहीं कर पाती थी उसकी पढ़ाई में, बिकॉज शी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसन्स, कि जब वो पढ़ाई करता था तो वो उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाती थी। दे डिड नॉट टीच हिम अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, कि वो अब उनको भगवान और उनके ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं बता पाती थी। मतलब कि जो दादी थी वो अपने जो उसका पोता था यानी कि जो ऑथर था वो उसको चाहती थी कि उसको ग्रंथों की नॉलेज हो, भगवान में विश्वास करे वो, लेकिन अब क्या था कि वो बिल्कुल ही उनसे हट चुका था। द ऑथर स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन म्यूज़िक, अब ऑथर ने क्या किया, जो म्यूज़िक था उसको सीखना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। इसमें क्या है कि उन 3 ढंगों का वर्णन करो जिसमें लेखक की दादी उसके बड़े हो जाने के बाद अपना समय बिताया करती थी। शी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम एट द स्पिनिंग व्हील, कुछ टाइम वो अपना चरखा बुनती काटती थी। शी रिसाइटेड स्क्रिप्चर्स एंड इन द आफ्टरनून शी फेड स्पैरोज, कि कुछ टाइम वो अपना जो है ग्रंथ पढ़ती थी और फिर क्या करती थी, कुछ टाइम के लिए वो अपना जो है चिड़िया जो आती थी उनके लिए दाना वगैरह डालती थी। इसके बाद है द ओड वे इन विच द ऑथर ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड। वो कौन सा तरीका था कि जब ऑथर की जो दादी थी मरने से पहले जो उन्होंने किया था, क्या चेंज आया था। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रे करना बंद कर दिया था। उन्होंने एक ओल्ड ड्रम उठा लिया था, वुमेंस को इकट्ठा कर लिया था और गाना गाना शुरू कर दिया था। इसके बाद है द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड, कि जो चिड़िया थी उन्होंने किस तरह से वो अपना जो एक दुखीपन है किस तरह से उन्होंने शो किया कि वो दुखी हैं। द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो बाय सिटिंग क्वाइट ऑल ओवर हर रूम, वो बिल्कुल चुपचाप उनके रूम में जाकर बैठ गई थी, वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही थी। उन्होंने जो ब्रेड उनके लिए डाले गए थे वो बिल्कुल अवॉइड कर दिए थे, उन्होंने नहीं खाया और वो आराम से वहाँ से उड़ भी गए थे। जब उनको लेकर जाने लगे, दादी को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाने लगे तो वो वहाँ से उड़कर चली भी गई थी। इसके बाद इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो हैं द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन, वो एक धार्मिक औरत थी। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस, वो क्या वेज हैं जिसकी वजह से हम ये जान सकते हैं कि यस वो धार्मिक थी। इसमें हम बताएंगे
कि ऑथर की जो ग्रैंडमदर थी वो मैक्सिमम टाइम अपना व्हील स्पिन करती थी और वो क्या करती थी, ग्रंथों को पढ़ती थी, रिसाइटेड स्क्रिप्चर्स एंड फेड स्पैरोज, और चिड़ियाओं को क्या करती थी, फीड करवाती थी, दैट इज़ खाना डालती थी। इसके बाद है डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। वो रिलेशनशिप कैसे चेंज हुआ, जो ऑथर है और उनकी दादी हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप था वो कैसे चेंज हुआ। डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज, क्या उनकी फीलिंग्स जो एक दूसरे के लिए थी वो चेंज हुई। Author's grandmother was disturbed when he started going to the city school by motor bus. She was totally upset when Author started to learn music. It was turning point of their relationship. That means कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी और ये उनका एक टर्निंग पॉइंट आ गया था कि जब वो म्यूज़िक सीखने के लिए चला गया था। उसके बाद है वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन करेक्टर। क्या उनकी जो करेक्टर है ग्रैंडमदर का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इफ़ यस तो बताइए। येस, इन माई ओपिनियन ऑथर्स ग्रैंडमदर हैज़ स्ट्रॉन्ग करेक्टर बिकॉज चेंजिंग रिलेशन एंड फीलिंग बिटवीन ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर रिवील्ड इट। क्योंकि इसमें क्या है, उनके बदलते हुए रिश्ते दृढ़ता का आभास कराते हैं। मतलब कि उनका जो चरित्र था वो रियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इसमें जो फेजेस बार बार उनकी लाइफ में आ रहे हैं और चेंज हुए हैं उन चीज़ों को वो इजीली शो ऑफ करती है। हैव यू नॉन समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंडमदर, क्या आप जैसे कि ऑथर की ग्रैंडमदर हैं इस तरह की किसी औरत को जानते हैं। डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस विद रिगार्ड टू समवन whom you have loved and lost. Yes, one of my aunt was a woman whom I loved most in the world. Yes, मेरी एक आंट है जो मेरी बहुत अच्छी हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता हूँ। She live in a small room, वो एक छोटे से रूम में रहती हैं। Her room look like a box, जो कि एक बिल्कुल बॉक्स की तरह दिखाई देता है। She had a very few books in it, उनके पास बहुत कम बुक्स हैं उनके अंदर, and spent most of her time writing on them, और काफ़ी सारा टाइम जो है वो उन पर लिखने के लिए बिता देती हैं। शी वॉज़ अ वेरी नॉलेजेबल वूमन, वो काफ़ी नॉलेज वाली औरत हैं। एंड व्हेन आई हैड मैनी प्रॉब्लम शी हैड मैनी इज़ फुली सेटिस्फाइड, मतलब कि जब मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बिल्कुल सेटिस्फाई कर देती हैं, उनके इजीली सॉल्यूशंस निकाल देती हैं। उन्हें पैसे वैसे का कोई लालच नहीं है। दैट मीन्स कि वो बहुत एक अच्छी गाइड हैं और मुझे एक फ्रेंडली काफ़ी ज़्यादा वो हेल्प भी करती हैं, और उनकी याद मुझे हमेशा आती है, मैं उनको हमेशा याद करता हूँ। और वास्तव में वो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, ट्रू फ्रेंड है, और उनकी यादें मुझे दुखी भी कर देती हैं। ठीक है, इसके बाद है विच लैंग्वेज डू यू थिंक द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर यूज्ड व्हाइल टॉकिंग टू ईच अदर। मतलब कि जब वो लेखक और उसकी दादी आपस में बातचीत करते थे तो वो कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते थे। आई थिंक दे स्पोक इन पंजाबी विद ईच अदर, वो पंजाबी भाषा को यूज़ करते थे। विच लैंग्वेज डू यू यूज़ टू टॉक टू एल्डरली रिलेटिव्स इन योर फैमिली। आप अपने बुज़ुर्गों के साथ कौन सी भाषा में बातचीत करते हो। आई टॉक टू द एल्डरली रिलेटिव्स इन माई मदर टंग, मैं अपनी मातृभाषा में बात करता हूँ। हाउ वुड यू से अ डायलेक्टेड ड्रम इन योर लैंग्वेज, कि आप टूटी हुई ढोलक के लिए क्या शब्द यूज़ करेंगे। टूटी फूटी ढोलक। कैन यू थिंक ऑफ अ सॉन्ग और अ पोएम इन योर लैंग्वेज दैट टॉक्स ऑफ होम कमिंग। आज जाने वाले हो सके तो लौट के आना, एक इस तरह का गाना, यानी कि जो योद्धाओं को बुलाने के लिए गाया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे और ये आपके चैप्टर की समरी आज कंप्लीट हो गई है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रही है तो आप अपने जो डाउट्स हैं वो आप वीडियो के बाद डाल सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, टिल देन बाय बाय।